हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में पास होने का जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, यानी कि आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता तो कौन सा ट्रिक लगाना है। यदि आप अगर जीवन परिचय लिखने में लेखक का जन्म तिथि, ठीक है, जो इनका जन्मदिन है वो भूल जाते हो तो क्या ट्रिक लगाना। कोई भी गद्यांश पद्यांश के आप लेखक भूल जाते हो तो कौन सा ट्रिक लगाना है। ठीक है, हिंदी का एक ऐसा अजूबा ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप 10th या 12th में हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप अपना 10 से 15 मिनट निकालकर इस वीडियो को, ठीक है, 10 से 15 मिनट निकालो और इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देख लेते हो तो आप अगर हिंदी में पूरी पेपर नहीं आती तो आपको इस ट्रिक से हल करके आना और 110% इस ट्रिक से आप हल कर आओगे। अगर आपका 100 मार्क्स का हिंदी है तो उसमें 80 मार्क्स आपका मिलना तय है। ठीक है, अगर आपका 70 मार्क्स का हिंदी है, 70 मार्क्स का हिंदी है तो उसमें 50 से 55 नंबर मिलना तय है। ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जीनियस ट्रिक। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे हिंदी में पास होने का ट्रिक देखे होंगे, लेकिन ये जो ट्रिक है बिल्कुल अलग है। ठीक है, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं और इस ट्रिक को मैं देखकर खुद नंबर देता हूं और सारे एग्जामिनर यही करते हैं। ठीक है, एक अजूबा। आपने बहुत सारे घटिया ट्रिक देखा होगा, लेकिन आज की जो ट्रिक देखोगे ना, ये एक एग्जामिनर से आप देखने जा रहे हो। आपने बहुत देखा होगा, कुछ बीए पास वालों से देखा होगा, ठीक है, यानी मीडियम लोगों से देखा होगा, लेकिन आज की जो ट्रिक है बिल्कुल अलग और थलग है। पूरे यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, हिंदी में पास होने का जबरदस्त ट्रिक, इसके लिए मैंने बोर्ड का पेपर लिया है। ये मैं इसलिए टिक लगाया हुआ पेपर लिया ताकि आपको इसका प्रूफ भी दे सकूं कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, 110% आप पास हो जाओगे और देखो कितना नंबर मिलता है। और यहाँ पे आंसर शीट भी ले रखा हूं, आपको लिख कर बताऊंगा कि कैसे आपको लिख कर आना है। ठीक है, बिना पढ़े हिंदी के पूरे पेपर को कैसे हल करना है ट्रिक से। क्योंकि मैं बता दूं आपको, पिछले साल ऐसा हुआ था कि एक ऐसा पेपर दे दिया था जो कि बिल्कुल अलग पेपर था, यानी कि ऐसे क्वेश्चन उसमें वो गद्यांश पद्यांश दे दिया गया था जो कि कभी आया नहीं था। ठीक है, और बच्चे उसको छोड़ देते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगा। अगर वैसे ही पेपर आ जाता तो ये पूरी ट्रिक आपको लगा देना। हो सकता है आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, काश आपको ऐसा गद्यांश दे दिया जिसमें आपको उसके लेखक का नाम नहीं समझ में आ रहा, तो क्या ट्रिक लगाना। बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के 10th में ऑब्जेक्टिव देता है एंड 12th में भी ऑब्जेक्टिव देता है। ठीक है, तो आपको अगर इन पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं आते तो ऑब्जेक्टिव में क्या ट्रिक लगाना है। ठीक है, देखो, ऑब्जेक्टिव सही करने का सबसे बेस्ट ट्रिक, 100% गारंटी, टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे अगर आप ये ट्रिक अपने बोर्ड एग्जाम में लगा कर आओगे। ठीक है, देखो, गद्यांश की अगर लेखक का नाम ना पता हो तो संदर्भ कैसे लिखना है कि आपको उसका 2 नंबर मिले ही मिले। लेखक का जन्म ना पता हो तो जीवन परिचय कैसे लिखना है कि उसका नंबर आपको 5 नंबर मिले। प्रार्थना पत्र ना आए तो उसे कैसे लिखना है, कोई भी निबंध ना आए तो उसे ट्रिक से कैसे लिखना है कि नंबर मिले। जैसे मैं आपको शुरुआत में सभी में 10th या 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कैसे करने हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक चीज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो दे रखा है लहर है, कामयानी है, ए व बी दोनों है, साकेत है। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको पेपर में दिखाऊंगा 110%। ठीक है, तो देखो, जब भी आपको ऐसा है कि लहर और कामयानी दे दे और यहाँ पे दे दे ए तथा बी दोनों, ठीक है, ए व बी दोनों, तो आपका ये जो चांस है ना, ये 99% सही होने का चांस होता है, 99%। ठीक है, तो ऐस कंडीशन में आप ए व बी दोनों मार देना। ठीक है, आंख बंद करके मार देना, आपका सही हो जाएगा। 99% इसका सही होने का चांस होता है। और अगर देखो, अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस भी यानी जो सन वाला आ गया तो ये ट्रिक आपको लगा देना है। कौन सा ट्रिक लगा देना है, आपको इसमें से क्या कर देना है, सबसे छोटा एंड बड़ा। देखो, यहाँ पे ट्रिक ये वर्क करता है, छोटा एंड बड़ा। ठीक है, अब छोटा बड़ा क्या है, इसमें से आपको सबसे छोटा वाला सन देखना और सबसे बड़ा वाला सन देखना। सबसे छोटा सन आपका है 1886 ईस्वी में और सबसे बड़ा वाला सन जो है 1910 ईस्वी में है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे आपको ये ट्रिक लगाना है कि जो सबसे छोटा, यहाँ पे ये है क्वेश्चन इसका है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। ठीक है, ये मिस हो गया है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखो, आपको सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा को देखना है और 2 को भूल जाना है। इन दोनों को भूल देना, ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने देखा कि 1910 सबसे बड़ा एंड 1886 सबसे छोटा है, तो हमारा सबसे छोटा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इन्हीं 2 में से कोई को टिक कर देना है, वो सही होगा।
देखो अगर आपके एग्जाम में कोई भी MCQ ऐसा आए तो ये ट्रिक लगा देना, ठीक है। इसका भी मैं प्रूफ आपको पेपर में दिखा देता हूं। जैसे ये पेपर है हमारे पास, ठीक है, ये पेपर है और भी पेपर हमारे पास है हिंदी के, उसमें मैं दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, ठीक है। अब देखो ये है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अब इसमें सबसे छोटा एंड बड़ा को मैं देखना, सबसे छोटा क्या 1943 है एंड सबसे बड़ा आपका क्या है 1970 है। इन दोनों में देखना है और इन दोनों को हमें भूल जाना है, दो टो को एकदम भूल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा 1943 है तो ये करेक्ट हुआ है, इसलिए मैं ये ट्रिक वाला पेपर लिया हूं ताकि आपको सही यानी बिल्कुल प्रूफ दे सकूं। तो ये करेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि अगर देखो अगर आपके एग्जाम में कोई भी MCQ ऐसा है तो ये टिक लगे। जैसे कोई है कि ए ऑप्शन सही है कि बी सही है कि सी सही है कि ए सभी सही है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंख बंद कर ये सभी मार देना, ये 100% इसके ठीक होने के चांस होते हैं, करेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे मैं इसमें आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पे देखो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है, मानो जानो जानेहु मुनु मनु जनु, ठीक है, ये सभी, ये भी करेक्ट हो गया। इसके बाद और भी है, देखो इसमें आज्ञावाचक वाक्य में होता है, ठीक है, आज्ञा निर्देश विनय ये सभी, तो ये सभी वाला करेक्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पर आप देखो ये यहाँ की इस पेपर में जैसे छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठन, ये सभी, ठीक है। यानी ये सभी वाला कितने परसेंट चांस है, 100% चांस होता है कि ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये आप मार्क करना, ये देखो बोर्ड की पेपर है और ये रियल पेपर है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो प्रूफ मैंने दे दिया। और एग्जाम के पेपर में सबसे ज्यादा सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए व सी होता है, ठीक है। अधिकतर पेपर में ए व सी वाला सही होता है। जैसे मैं इस पेपर की बात करूं, ये देखो बोर्ड की पेपर है, ठीक है। तो यहाँ इस फरवरी 2024 का ये पेपर है, तो आप इसमें देखो क्या सही हो रहा है। पहले में तो आपका डी सही हो गया, सबसे ज्यादा क्या सही हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो सी सही हुआ, ए सही हुआ, ठीक है, सी सही हुआ, एक आध तो डी सही हो सकता है। अक्सर जो ज्यादा से ज्यादा करेक्ट होने का चांस रहता है ना वो ए व सी। अब देखो यहाँ पे बी सही हुआ, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी सही हुआ, ठीक है। और अक्सर बी, ए और बी करेक्ट हमारे के यहाँ और है, ये देख सकते हो आप, इसमें पहला ही सी हो गया सही, ठीक है। अब फिर ए सही हुआ, फिर ए सही हुआ, फिर आपका यहाँ पे देख सकते हो बहुत सबसे ज्यादा जो सही होता है चांस ना, देखो यहाँ पे सी सही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ए सही हुआ, जब सबसे ज्यादा सी यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सी, यहाँ पे देख सकते हो सी, ठीक है। ए और सी सबसे ज्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं। तो एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्या है, ए व सी है, ठीक। इस ट्रिक को आपको फॉलो करना। एंड हमारी जो दूसरी ट्रिक शुरू हो जाती है यहाँ से, कहां से, यहां से, ठीक है। अब देखो यहां से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न आता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50 मार्क्स का पूछा जाता है। अब हम आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। मैं खुद देता हूं, जैसे यहाँ पे ये आ गया खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, इसकी शुरुआत कैसे करना, सबसे मेन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मैं क्यों बताऊंगा ये चीजें आपको देख लेना। नंबर में क्या है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। 21 नंबर में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें देना है, ठीक है। सबसे पहले इसके नीचे 3 प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। अगर आप कहोगे कि सर मुझे पाठ का नाम नहीं पता है, लेखक का नाम नहीं पता, तो कैसे लिखेंगे। देखो जो भी गद्यांश देता है ना तो एग्जामिनर सबसे लो कैटेगरी के बच्चे को देखकर पेपर बनाता है। और इसमें जैसे आपका अगर बात वाला चैप्टर, चाहे मित्रता वाला चैप्टर है, चाहे जो भी चैप्टर, उसका एक एक वर्ड इसमें मिल जाएगा। जैसे मित्र का ये चैप्टर है तो मित्र मिल जाएगा, ठीक है। बात वाला चैप्टर होता है तो बात मिल जाता है। अगर आपका राष्ट्र का स्वरूप पाठ से है तो उसमें राष्ट्र जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ कीवर्ड आपको ध्यान देना। जैसे संदर्भ लिखना, अगर कुछ भी हमें ना समझ में आए तो संदर्भ देखो कैसे लिखना। सबसे पहले आपको खंड ब वर्णनात्मक यहाँ पे डाल लेना, खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 को फिलअप कर लेना है। एंड सबसे पहले एक संकेत दे देना, मित्र डैश डैश धोखा न होगा। शुरुआत की 1 से 2 अक्षर और लास्ट की 1 से 2 अक्षर हमने ले लिया। लेने के बाद हमें क्या लिखना, संदर्भ लिखना, ठीक है। अब देखो अगर संदर्भ आपको नहीं पता है, इसमें लेखक का नाम नहीं पता है, शीर्षक का नाम नहीं पता है, तो हमने बताया कि ये सब थोड़े थोड़े हिंट्स मिल जाते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे मित्र पाठ से तो मित्रता इसमें कई बार आएगा, राष्ट्र का स्वरूप है तो राष्ट्र का स्वरूप कई बार आता है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान देना है। यहाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, तो इतना तो आपको हिंदी से ही आएगा, हिंदी का पेपर है तो हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पे आपको इस शीर्षक का नाम नहीं पता है ना, तो आप अगर कुछ भी पहले या दूसरे पार्ट का नाम लिख सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, और इसे ब्लू से लिखना, ब्लैक से तब नहीं लिखना। अगर नहीं क्लियर है तो इसे ब्लू पेन से ही लिखना है। नामक पाठ से लिया गया, इस पाठ के लेखक ब्लू से ही लिख दो, जी है, ठीक है। तो यहाँ ये मित्रता पाठ से लिया गया और जयशंकर प्रसाद जी लेखक है तो इसे ब्लैक से लिखा। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप ब्लू पेन से लिखो, क्योंकि अगर ये चीजें आपका एग्जामिनर ये चीजें देखेगा तो
तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और जो आंसर लिखा काफी अच्छा लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर काफी फास्ट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ, फास्ट होता हूँ। और यहाँ पे एक दूसरी क्वेश्चन आता है, दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है? व्याख्या आपको नहीं आता तो अपने शब्दों में लिखना पड़ता है। यहां से देख सकते हो आप, यहां तक के शब्दों के नीचे इस तरह का रेखा खींचा गया, इसी की व्याख्या में करना है। अगर व्याख्या करने नहीं आता तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, इतना आपको लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, इसके बाद पूरा जितना भी रेखा खींचा गया है इसको ही देखकर आप पूरा का पूरा लिख दो। ठीक है, आपको नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कॉपी इस तरह से होनी चाहिए। अब इसके बाद है कि अच्छे मित्रों के गुणों का उल्लेख कीजिए। एक क्वेश्चन दे देता है जो कि 2 ही मार्क्स का होता है। अब देखो यहाँ पे आपको इसी से खोजना पड़ता है। ठीक है, अगर ना समझ में आए ना तो आप यहाँ से थोड़ा, जैसे यहाँ पे अच्छे मित्र के गुण उड़ कुछ इसमें कीवर्ड देख लेना है। ठीक है, जैसे गुण हो गया, मित्र हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। ठीक है, ये सब उसमें गुण होना चाहिए मित्र में। ठीक है, ये सब चीजें गुण होना चाहिए। तो यहां से देखो मित्र मिल गया आपको, कीवर्ड मिलता है, उसी कीवर्ड के आगे से वो चीजें होती हैं। ठीक है, देखो मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। यहाँ पे कीवर्ड मिला मित्र, उसी के आगे पूरा क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से मिल जाता है। इसी तरह से आपको क्या कर देना, अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आ जाता है, जैसे यहाँ पे पद्यांश आ गया, तो उसी तरह प्रश्नोत्तर संख्या 3 लाइन छोड़कर डालना है। एंड डालने के बाद शुरुआत के 1 से 2 अक्षर, यहाँ पे हमने जैसे गद्य डाला ना, यहाँ पे हम पद डालकर तब हिंट्स देंगे या संकेत देंगे। इसके बाद इसका भी अपने शब्दों में लिख देना है, संदर्भ लिख देना है। संदर्भ में आपको यहाँ पे जैसे प्रस्तुत गद्यांश है तो पद्यांश रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में यहाँ पे रहेगा संकलित जो भी पाठ से है वो लिख देना है। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। और यहाँ पे जैसे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या में प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पे लेखक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कवि लिखेंगे पद्यांश में। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? पद्यांश में कवि, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं। इसके बाद जो ये है नीचे खींचा गया, इसको अपने शब्दों में लिख देना। ठीक है, इंस्टेंटली आप लिख दोगे, ये कहोगे ये सर तो मैं कर लूंगा, यहां से आपके 12 नंबर मिल गए। एंड आप कहोगे ये जैसे संस्कृत आ गया, संस्कृत गद्यावतरण में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सभी हिंदी लिखिए, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। ठीक है, आप इसका संदर्भ लिख देना कि ये कैसे लिखना है, ये चीज मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि थोड़ा सा देखो, संस्कृत जब भी गद्य करोगे संस्कृत गद्य डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या इसके नीचे स्केलिंग से 2 पाई अस्माकत संस्कृति। ठीक है, इसके बाद संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण इसमें रहती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित, ये अगर नहीं पता है तो आप इसे ब्लू पेन से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, इतना कर देना आपको। अगर नहीं आता शीर्षक का नाम पता, अगर ये भी कर कराओगे 1.5 नंबर मिलेगा। अगर ये चीज अगर गलत भी कर दोगे, एग्जामिनर चेक भी करेगा, अगर पकड़ लेता है तो इसमें 1.5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, केवल आपने शीर्षक गलत किया। ठीक है, तो ये लिखने का जो तरीका है ये है आपको। इसके बाद हिंदी में अनुवाद की बात आती है, तो इसमें क्या करना, देखो जैसे अस्माकह है तो इसका आप थोड़ा बहुत हिंदी जानते हो, जैसे अस्माकह मतलब हमारा, संस्कृति है तो ये बिंदु हटाकर केवल संस्कृति लिखना है। सदा मतलब हमेशा, गतिशीला मतलब गतिशील। ठीक है, जैसे आपको आता है अपने में, वर्तते होता है, मानव जीवन, तो यहाँ पे मानव और इसको अलग अलग कर देना, जीवन को अलग कर देना। ठीक है, संस्कृतम है तो लिखना संस्कृत, ऐसा मतलब यह, मतलब थोड़ा मोड़ा अपने शब्दों में बनाकर लिख देना है। ये कितने नंबर का, आपको 1.5 नंबर अगर शीर्षक गलत होता तो मिल जाएगा, और 3 नंबर में से आपको 2 नंबर तो मिलेगा, 2.5 नंबर तो मिलेगा। आप अगर छोड़ कर आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, अगर लिख कर आओगे तो कुछ मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें क्या आता है देख लेना, ये आता है। ठीक है, 24 नंबर में पद्यांश आता है, तो पद्यांश का भी ये संस्कृत पद्य जैसे वो हुआ है, तो देखो कैसे, ये श्लोक है तो आपको श्लोक डाल लेना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जिस शीर्षक से लिया गया वो लिख देना है। अगर नहीं आता तो सिंपल लिख दोगे तो भी 1.5 नंबर मिलेगा संदर्भ का। एंड हिंदी में इसका अनुवाद करना है, जो भी आपको समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता इसको भी लिख दोगे ना तो 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको आ जाता है इसमें जीवन परिचय लिखने के लिए। अब आप कहोगे कि सर मुझे इसका जन्म तिथि नहीं पता होता है या कोई जीवन परिचय याद नहीं है, ऐसा जीवन परिचय आ गया जिसे मैंने तैयार नहीं करके गया, वो उसका जीवन परिचय कैसे लिखना है कि हमें 5 नंबर मिले ही मिले। देखो कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं हम इसको। तो ये जीवन परिचय मुझे बिल्कुल याद नहीं। ठीक है,
मैं इसे लिखा हूं, अगर ये जिस भी एग्जामिनर के पास, मैंने खुद बात किया हूं एग्जामिनर से, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, जिस भी एग्जामिनर के पास जाएगा वो पूरा पूरा इस पे नंबर लुटा देगा। कैसे लुटाएगा? सबसे पहले आपने ऊपर लेखक परिचय लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क डाला और जयशंकर प्रसाद डाला, ये ही चीजें एग्जामिनर देखकर नंबर आपको दे देगा। ठीक है, अब देखो ये आप पढ़ोगे तो खुद आपको हंसी आएगी कि ये बिल्कुल जैसे थोड़ा भी याद नहीं वो लिखा है। ये देखो, जीवन परिचय में हिंदी के प्रमुख लेखक, क्योंकि देखो ये लेखक है, हम जब भी लेखक के लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अगर कवि का लिखेंगे तो हिंदी के प्रमुख कवि, हम लेखक के लिख रहे हैं हिंदी के प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद का हिंदी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। भाई हिंदी के लिख ही रहे रचना तो किसमें योगदान होगा? हिंदी में होगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। देखो पहले इतना सुविधा नहीं थी, तो लोगों की जो प्रारंभिक शिक्षा होती तो वो घर पर ही हो जाती थी। ठीक है, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर रहकर ही इन्होंने हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू इत्यादि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका माता पिता का मृत्यु जल्दी हो गई थी, क्योंकि देखो अक्सर जो कवि है चाहे लेखक है, ठीक है, उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति आती है कि उनके अंदर निचोड़ आ जाता है चीजों को बनने के लिए, तो उनकी देखो, और उस समय देखभाल भी अच्छी तरीके से नहीं, उस तरह के दवा नहीं थे, किसी को कोई रोग पकड़ लेता था तो वो मर जाता था। ठीक है, तो ये चीजें लिख देना। माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, इनका बचपन तो सुख में बीता, परंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिंदी में इन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी, जैसे नाटक, कहानियां, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी आदि। अल्पावस्था में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से अगर ये चीजें इतना लिख कर आओगे, इनकी का 2 रचना याद है तो हेडिंग डालकर रचना लिख दोगे तो आपको पूरा का पूरा 4 से 4.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप इतना सही भी लिखोगे तो उतना ही मिलेगा, और ऐसे भी लिख कर आओगे तो उतना ही मिलेगा, आधा नंबर कट सकता है। इस तरह से लिखना। अब इसमें बात कर लेते हैं, इसके बाद आता है आपको ये प्रार्थना पत्र लिखने के वगैरह, और एक निबंध आता है। तो प्रार्थना पत्र है तो कैसे लिखना है, तो आपको प्रार्थना पत्र आता है। इसमें किस पे पूछ रखा है, किस टॉपिक पे? छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु। ठीक है, तो आपको ऊपर डालना है पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, ये 28 है, तो यहाँ पे 28 डाल देना है। इसके बाद सेवा में डालना है, सेवा में डालने के बाद कामा लगाना है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, HV इंटर कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इतना आपने लिखा है, यही चीजें एग्जामिनर देखता है। विषय छात्रवृत्ति प्राप्त करने, तो ये चीजें तो आपको लिखा है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, तो यहाँ पे लिख देंगे विषय छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। इसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि, क्योंकि एग्जामिनर के पास ये चीजें मिलती है, एक लिस्ट कि आपको किस पे नंबर देना, आपको स्ट्रक्चर प्रस्तुत करना, आपने स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया। सविनय निवेदन है कि आप कह सकते हो कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, और मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं, जिससे मैं अपना फीस पे नहीं कर पा रहा हूँ, अदा नहीं कर पा रहा हूँ, अतः हमारी पूर्ण शुल्क करने की या विद्यालय को से छात्रवृत्ति प्राप्त कराने हेतु कृपा करें, अतः आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और धन्यवाद लिख देना, दिनांक लिख देना, आप जो भी दिनांक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता, आप हिंदी में क ख ग घ लिख सकते हो। ठीक है, कक्षा लिख सकते हो 10वीं, इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का भी आपको नंबर मिलता है। इसके बाद आपको आ जाता है यहाँ पे निबंध लिखने के लिए, जो कि 7 मार्क्स का है। ठीक है, इसको कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको निबंध लेखन डाल देना है। निबंध लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 30 है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या पहला, इसी को पहले लिखेंगे। एंड आपको लिखने के बाद यहाँ पे सब कुछ डाल देना, प्रस्तावना डाल देना है, ये मेन हेडिंग होती है। अब देखो प्रस्तावना प्रदूषण लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड आपको पता होगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण आज मानव जीवन के लिए एक गंभीर समस्या, पूरा विश्व इस समस्या से परेशान है। ठीक है, इतना लिख देना है। प्रदूषण का अर्थ जानते हो तो लिख देना। ठीक है, ये सब चीजें लिखना है। इसके बाद बीच का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया। ठीक है, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, प्रदूषण का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, ये सब चीजें बीच की टॉपिक होती है। लास्ट में उपसंहार या निसर्ग लिखा जाता है। इतना अगर लिख कर आओगे आप तो इसमें आपको 7 नंबर में से 6 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो, अगर आपको कुछ ना आए हिंदी में तो ये ट्रिक लगा देना, अगर आए तो आप अच्छे से लिखना। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन या गद्यांश पद्यांश के लेखक या कुछ भी भूल जाते हो तो उस कंडीशन में क्या ट्रिक लगाना है। आज की इस वीडियो में बस इतना।